So today's topic is independence and impartiality of the सुप्रीम कोर्ट। अब पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर ह्यूज इन नंबर। अगर वो सिलेबस में रख देंगे तो आप सिर्फ एक किसी कंसर्न्ड स्टेट का ही पढ़ पाएंगे, पूरे इंडिया का नहीं पढ़ पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जो कॉमन टू ऑल है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सो दिस टॉपिक डील्स विथ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की हरकतें, कैसे सुप्रीम कोर्ट हैपेंस टू बी इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में नहीं है, एज अ रिजल्ट हाउ दे एक्ट इम्पार्शियलिटी। तो दोनों चीजें देखने में अलग अलग लगती है बट कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। ये इस मैथ्स के वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने शायद मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी। सो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी दोनों काफी रिलेटेड है। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है? भाई एक माता पिता की दो संतानें हैं, वो एक को बहुत फैसिलिटीज देते हैं, दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, इट इज पार्शियल। और दोनों की तरफ उनका बिहेवियर बराबर है तो इट इज इम्पार्शियल। समझ में आ गया? सो इम्पार्शियल का मतलब होता है कि हम किसी को भी ज्यादा या किसी को भी कम फेवर नहीं करेंगे। लॉ इज सेम फॉर एवरीबडी। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ऑडी अल्ट्रा पार्टम एंड ऑल फेयर हियरिंग, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज इम्पार्शियलिटी। इंडिपेंडेंस मतलब किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो कानून की नजरों में सही है वही सही माना जाएगा। सो impartiality refers to a state of mind and attitude of the court to the issues and parties in a particular case। तो हम किसी की तरफ ज्यादा या किसी की तरफ कम नहीं होंगे, जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन दे देंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? इम्पार्शियलिटी। इंडिपेंडेंस में ये चीज तो आएगी ही आएगी कि भाई स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड ऑफ कोर्ट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ डिक्लाइन सॉरी इंक्लाइंड नहीं होगा, एकदम फेयर होगा। एंड टू द स्टेटस और रिलेशनशिप ऑफ अदर रिस्पेक्टिवली टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। कहने का मतलब जब इम्पार्शियलिटी की बात होती है तो ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी केसेस को डिसाइड करने में जजेस का स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो टोटली फोकस टुवर्ड्स लीगल एस्पेक्ट होगा। समझ में आ गया? चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाए, चाहे प्रेसिडेंट मुर्मू जी आ जाए, कोई आ जाए, दे विल ओनली सी व्हाट लॉ सेज। सामने वाले सब एक जैसे, इट इज इम्पार्शियलिटी। बट वो कभी भी एग्जीक्यूटिव से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके दबाव में काम नहीं करेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो इम्पार्शियलिटी का मतलब समझ में आ गया? तो इंडिपेंडेंस में भी इम्पार्शियलिटी होना बहुत जरूरी है। तो दोनों में से ब्रॉडर कौन सा लग रहा है आपको? इंडिपेंडेंस इज मच ब्रॉडर, इम्पार्शियलिटी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो जब हम इम्पार्शियलिटी में एग्जीक्यूटिव के दबाव को नहीं झेलेंगे, वी बिकम इंडिपेंडेंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्जाम में आंसर लिखते टाइम इसको जरूर बनाइएगा, तो पीपल मे बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। समझ गए इस बात को भाई? चलिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू जुडिशियल इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस? पहले मैं यहां पे आपको जजमेंट के रिव्यू की बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया, कोई जजमेंट सुनाया, वो अपने ही जजमेंट को फिर से खुद भी रिव्यू कर सकता है। बट कैसे? अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कुछ नए फैक्ट और एविडेंस आ गए हैं जो अगर फिर से कंसिडर किए जाएं तो साबित हो जाएगा कि पुराना फैसला जो सुनाया गया था वो ठीक नहीं था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो एज अ रिजल्ट वो अपने केसेस को खुद भी रिव्यू करते हैं। बट इसका मतलब क्या है? सेम बेंच रिव्यू नहीं कर सकती। मतलब अगर दो जजेस के कंबाइंड बेंच ने किसी केस पे डिसीजन दिया है तो उसका रिव्यू दो नहीं कर सकते, कम से कम तीन करेंगे। अगर पांच बेंच की जजेस ने कोई केस डिसाइड किया था तो फिर से उसको पांच बेंच रिव्यू नहीं कर सकती, उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए। सो लिमिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस, ये मेन इश्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एड्रेस किए गए थे। सम ऑफ द एंसिलरी इश्यूज वर कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? क्या वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स तक रेस्ट्रिक्टेड होगा, या वो सिर्फ सिविल मैटर्स को देखेगा, या वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स को देखेगा? तो ये माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी। एंड हाई कोर्ट से अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है, हारी हुई है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को ला सकती है, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल ही क्यों ना हो। बट डायरेक्टली कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में हैंडल नहीं होता, वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद एपलेट अथॉरिटी, अपील करने की अथॉरिटी, अगले कोर्ट में केस करने की परमिशन आपको मिल जाएगी जब वहां पे फैसला डिसाइड हो जाएगा। बट देयर आर सर्टन केसेस, स्यू मोटो,
संज्ञान लीजिए अपनी अकल के तहत, अपने विवेक अनुसार। स्यूमोटो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई ये केस तो सिविल कोर्ट में अगर चल गया, लोग अफरा तफरी मचा देंगे, जैसे निर्भया केस में हुआ था, तोड़ा ताड़ी हो जाएगी। तो वो स्यूमोटो करते हैं, सर्व ज्ञान, अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार सीधे खुद सुनवाई में ले लेते हैं। दो इट वॉज अ क्रिमिनल केस, इट वॉज अ सिविल केस, कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना नहीं था, वो डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो स्यू मोटो छोड़ के बाकी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में तभी आएंगे व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज एन अपील, लोअर कोर्ट से डिसीजन देने के बाद। डायरेक्टली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए ही आर्टिकल 32 के तहत ही केसेस सुने जाएंगे। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब समझ में आ गया। आर्टिकल 32 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, और बाकी एपलेट अथॉरिटी सिविल और क्रिमिनल की। ओके, सो इंडिया शुड हैव अ डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ये सोचा गया भाई ऐसा क्यों? यूएस में तो यूनिकैमरल चलता है, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होते हैं सीधे, सॉरी सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट अलग चलता है और सेंटर अलग, इसलिए डुअल सिस्टम है। हाई कोर्ट्स भी हैं एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट अथॉरिटी आपके पास होती है, हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां डायरेक्ट आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सर इसमें प्रॉफिट लॉस क्या है? मेरिट ये है कि भाई स्पीडली रेजोल्यूशन हो जाता है। डीमेरिट ये है कि अगर इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खत्म कर दिए जाएं, तो जो इतने केस टंगे हुए हैं पिछले 50 सालों से, वो और 100 गुना हो जाते हैं। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो अगर 90% लोगों को लगता है कि हम हाई कोर्ट में केस हार गए और सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारा केस ही कमजोर था, वो 90% तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, सिर्फ 10% ही मूव होंगे। हाई कोर्ट को खत्म करके अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर दे तो इनकी भीड़ बढ़ जाएगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे इंडिया में एक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस क्रिएट कर दी जाएंगी। अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट में लेटर से 80-90 जज होंगे, तो हो सकता है उस केस में 1000 जज होते फिर। ओके, चलिए। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने बोला था कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट तो अलग अलग है ही है, बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर भी आपको कुछ एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा, हमारा बहुत बड़ा, तो जब रूल बड़ा तो उसका एप्लीकेशन भी बड़ा ही हो जाएगा। सो इंडिया हैज अ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट एपेक्स है, देयर आफ्टर वी हैव हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अपना एक होता है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जो बहुत छोटे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसको ना पंजाब छोड़ना चाहता है ना हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। गोवा इतना छोटा था, और उसको पोर्टुगीज इंडिया में इंडिपेंडेंस 1947 में जब हुआ, उसके भी कुछ साल के बाद छोड़ के गए थे, तो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ वहां का हाई कोर्ट, शायद, मेरे को ऐसा लगता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मुंबई हाई कोर्ट जो है वो गोवा हाई कोर्ट का भी काम कर देता है। इज दैट क्लियर? तो उसका एक रीजन ये नहीं दैट स्टेट इज वेरी स्मॉल, स्टेट तो और भी छोटे छोटे हैं, उनके तो अपने हाई कोर्ट्स हैं। रीजन यही रहा होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा, पोर्टुगीज के कब्जे में कुछ टाइम तक गोवा तब भी था, वो उसके बाद उसको छोड़ के गए, तो बोला गया होगा कि भाई ये मुंबई वाला इसी से काम चला लो। ओके, समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन अंकल क्या बोलते हैं भाई इंडिपेंडेंस के ऊपर? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं विभिन्न हूं, मैंने एक जान पूछ के ऐसा कंटेंट लिखा है जो मेरे को थोड़ा खराब लगा। अब खराब लगा तो भाई टीचर हूं, गलत चीज तो बताऊंगा नहीं। मेरे को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट डोमिनेटिंग लगता है। सर इतनी हिम्मत आपकी बोलने की? हाँ भाई लगता है बिल्कुल डोमिनेटिंग, दिखाऊंगा, दिल में दर्द है इसीलिए बताऊंगा। कहीं पे भी जब ओथ वगैरह ली जाती है प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल की, वहां पे किसका काम होता है? सुप्रीम कोर्ट का। नियम कायदे कानून वो बनाते हैं। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाएंगे सौरभ सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कचहरी में बैठते हैं, लोअर कोर्ट में बैठते हैं? नो। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, इंपीचमेंट के थ्रू ये हटाए जा सकते हैं। हिंदी में इसको महाभियोग बोलते हैं। प्रैक्टिकली इंडिया में आज तक इंपीचमेंट हुआ नहीं। एक चेन्नई हाईकोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी जिनको हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट 65 साल पे होता है, और हाई कोर्ट के जजेस का 62 साल पे। ये मेरे को बहुत ही गलत लगता है। हम टीचर्स का रिटायरमेंट तो 60 पे ही हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अवॉर्डी हैं वो लगभग 62 तक खिंच जाते हैं। भैया जब सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तक जजमेंट दे सकता है और उसकी बुद्धि एकदम संपन्न है,
हाईकोर्ट वाले की 62 साल तक बुद्धि संपन्न है, क्या टीचर सठिया जाता है? क्या बाकी प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज 60 साल में सठिया जाते हैं? तो ये थोड़ा सा मेरे को खराब लगा, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे डोमिनेटिंग लिख दिया। ये लेक्चर मेरा अगर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तक, हो सकता है सारी सेंट्रल या स्टेट सर्विसेज में एज 65 कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये लिखा भी है कि भाई स्टेट सर्विसेज 62, सेंट्रल सर्विसेज 65। सब में नहीं होता है, सिर्फ जजेस के केस में ऐसा है। तो भैया जज साहब कौन से सो कॉल्ड पानी से नहा के आए हैं, कौन सा तिलक हुआ इनका, इनको जून में गर्मी की छुट्टी भी मिलती है, दिसंबर जनवरी में सर्दी की छुट्टी भी मिलती है, इनको भी छुट्टियां मिलती हैं। क्या बाकी लोगों ने कुछ कुकर्म किए हैं जो उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है? आरटीओ ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कोई छुट्टी नहीं, त्योहार और संडे छोड़े। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोई छुट्टी नहीं, टेलीकॉम कोई छुट्टी नहीं। इनको किस बात की सर्दी गर्मी की छुट्टी मिलती है? सुबह राजा बाबू की तरह आते हैं 9:30-10 बजे, और शाम को 4-5 बजे जाने का टाइम हो जाता है। बाकी बेचारे एम्प्लॉय 7 बजे तक काम करते हैं। बिजली घर वाले तो फेस्टिव सीजन में 24 घंटा, पुलिस वाले तो 30-35 घंटा एक दिन में नौकरी कर लेते हैं। तो भाई पुलिस वालों की भी नौकरी बढ़ा के 65 साल की जाए, जो एफर्ट कर रहे हैं इतना, इन्हीं को ये बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? वॉट इट क्लियर? तो मैं सोच रहा हूं कि एक पीआईएल फाइल करूं, वॉट अदर्स हैव क्रिएटेड द सिन, जिसकी वजह से उनको 60 में ही रिटायर कर दिया जाता है। कुछ प्रोफेशन में तो 58 साल है। और अभी मैंने सुना था मोदी जी ने कहीं पे बोला है ये आईएएस वगैरह काम चोर हो जाते हैं, ये तो बड़े कर्मठ हैं, बड़े कर्मठ हैं, इनसे ज्यादा कर्मठ तो कोई है ही नहीं। तो हम आईएएस ऑफिसर को 45 साल में रिटायर कर देंगे, और ये क्यों नहीं हो सकते भाई? ये काम एकदम ठीक से करते हैं, फिर कोर्ट केस पेंडिंग क्यों रहता है भाई? क्यों तारीख पे तारीख दी जाती है? वॉट इट क्लियर? क्योंकि सबूत नहीं मिले, तो आईएएस भी तो अपना काम कर रहा है, वही तो सबूत ढूंढ के देगा। इज दैट अंडरस्टूड? मतलब ये सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ऊपर है। तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, दिल के आंसू हैं, आंखों तक आ जाएंगे कभी भी, बट ये मेरे को बहुत गलत लगता है। 4 दिन के लिए भी बच्चों, अगर कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, 4 दिन भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक दिन भी बन गया, मान लीजिए 31 मार्च को मेरा रिटायरमेंट है और 30 मार्च को मेरे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया सीनियोरिटी के बेसिस पे, मेरे को सारी फैसिलिटीज जीवन भर मिलेंगी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, एक दिन भी। बट काफी प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे अगर आपके 2 महीने बचे हैं रिटायरमेंट में, तो आपको अपग्रेड या अपलिफ्ट या प्रमोट ही नहीं किया जाता। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 साल होना चाहिए रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन के लिए। अगर आपका रिटायरमेंट 7 महीने के बाद है, 11 महीने के बाद है, 11 महीने 28 दिन के बाद है, हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इनके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सारे प्रोफेशंस में अगर मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ लेटेस्ट से मान लीजिए 30 जनवरी है, सही डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग पार्टी मांगने चले जाएंगे, 30 जनवरी है और मैं जॉब कर रहा हूं, तो आने वाले 31 मार्च को टेन्योर पूरा होगा और मैं रिटायर हो जाऊंगा। टीचिंग प्रोफेशन में ऐसे ही चलता है। बट अगर किसी जज साहब की डेट ऑफ बर्थ लेटेस्ट से 4 अप्रैल है, कब? 4 अप्रैल, तो ये अपने 4 अप्रैल को ही रिटायर होंगे। टीचर की डेट ऑफ बर्थ अगर 4 अप्रैल है, तो वो पूरा सेशन कंप्लीट करेगा और वो 31 मार्च को ही जाएगा। ये थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन में एडवांटेज है कि अगर आप पहले पैदा हुए मार्च के, तो आप मार्च में रिटायर होंगे, मार्च के बाद पैदा हुए तो पूरा सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जजेस को ये बेनिफिट नहीं दिया गया। तो सर अब आपने क्यों डोमिनेटिंग लिखा? अरे एक चीज टीचर के फायदे की है, बाकी तो जज साहब के फायदे की है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, पर्क्स, एमोलमेंट जो मिलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो अकाउंट होता है, कितने इनको ऐसे भी पेमेंट्स मिलते हैं जिसपे देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बट हमारी सैलरी पे तो पूरा टैक्स लगता ही लगता है। पार्ट 2 पनिश है, अगर कोर्ट में किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली, जज साहब 3 महीने की जेल सुना सकते हैं। क्लास से बच्चा कितनी भी बदतमीजी कर जाए, टीचर की कोई हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं कि टीचर कुछ बोल पाल जाए। पता लगा बच्चा चिट्ठी पत्री लिख के चला गया, अब टीचर निपटे उसके बाद। इज दैट क्लियर? नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटर फॉर देयर कंडक्ट इन जुडिशियल मैटर। कोई भी कुछ गड़बड़ी करे, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर दे, कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। लेजिस्लेचर कुछ गलती कर दे, कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी। कोर्ट वाले कुछ गलती कर दें, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? तो ऐसी दबंगई है, ये चुलबुल पांडे हैं, समझ लीजिए। खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, तो अब आप भी समझ होंगे सर अब जज ही बनेंगे क्योंकि बहुत बेनिफिट्स हैं।
चलिए, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का? भाई, आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, कोई कंपनी जज नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में शब्द क्या लिख दिया? इंडिविजुअल। तो सर पर्सन लिखा तो था, पर्सन का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में एक इंडिविजुअल भी होता है, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी होती है, एक दुकान भी होती है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, बट यहां पे पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल इंसान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन नेवर बिकम द जज। मुकेश अंबानी बन सकते हैं बिकॉज ही इज सिटीजन, बट सिटीजन के साथ साथ हाई कोर्ट का जज भी होना चाहिए, कम से कम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको पहले हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, कितने जजेस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं एज अ वकील। गॉट इट क्लियर? ये मैंडेट नहीं है, कोई दूसरा भी सुप्रीम कोर्ट में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। बट मैक्सिमम हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जब उनको पता है हम सुप्रीम कोर्ट के जज तो बन नहीं पाएंगे, चलो प्रैक्टिस करके कुछ नोट पानी कमा ले। नहीं 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 नहीं, मिनिमम आपको 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, तब आप हाई कोर्ट में जज बनने के लिए या वो लोअर कोर्ट में जज बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पीसीएस जे का अगर आपने एग्जाम दिया तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तक जा सकते हैं, ओके, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो या तो आपने दो हाई कोर्ट में 5-5 साल का टेन्योर बिताया हो, या आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। समझ में आ गया? तो 5-5 साल दो, या 4 साल 4 साल 2 साल मिलाकर हाई कोर्ट के जज रहे हो 10 साल, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। या हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। बट ऐसा होता बहुत कम है, मेजॉरिटी केसेस में जो सिटिंग चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो बहुत कम ही आपको लोग नजर आएंगे जो हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, 15-15 20-20 साल की प्रैक्टिस हो गई और वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जनरली डजंट हैपन। जनरली हाई कोर्ट जजेस बिकम द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ओके। एंड वो भी जजेस कौन से? चीफ जस्टिस ज्यादातर होते हैं, ओके। एक तरह से आप बोल सकते हैं उनको ऑनर करने के लिए। भाई, रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज, हाईएस्ट टेन्योर विक्रमनाथ जी का है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके चाचा जी लगते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में बोल रहा हूं। तो सर आपको तो बड़े बेनिफिट मिलेंगे, अब चाचा जी उनके खिलाफ थोड़ा पीआई फाइल कर सकते हैं, ओके। तो उनका टेन्योर सबसे बड़ा होने वाला है, 2 साल समथिंग मंथ्स का है, और कुछ तो 4 महीने 5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। अभी एक जो चंद्रचूड़ जी हैं शायद जाने वाले हैं 11 तारीख को, और फिर उनकी जगह संजीव खन्ना जी आ जाएंगे, ओके। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। आप हाई कोर्ट के लोअर जज हैं, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, सीनियरिटी में आप नीचे हैं, बट हैं एकदम भयंकर, हरीश साल्वे जी और राम जेठमलानी से भयंकर। तो प्रेसिडेंट चाह ले तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ये जुगाड़ थ्योरी है, कानून में भी जुगाड़मेंट डाला गया है। तो समरी इज दिस ओनली चिल्ड्रन, जो भी हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं, प्रैक्टिकली वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ओके। सो अंबेडकर साहब ने क्या बोला भाई? अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो क्या वो बिना फियर के काम कर पाएंगे? वो बिना फियर के काम नहीं कर पाएंगे, और अगर वो बिना फियर के काम नहीं कर पाएंगे तो वो सही डिसीजन भी नहीं दे पाएंगे। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ जजेस जिनको काफी पार दी गई है अपॉइंट करने की, जजेस के चिल्ड्रन। खैर, जजेस भी गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके लिए भी एक कानून है, जजेस स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2010 में ये बिल लाया गया था, बट आज तक ये प्रैक्टिकली पास हो ही नहीं पाया। तो समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट की दबंगई क्या है भाई? पक्का? चलिए।